अभी जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग सी शार्प। और इसमें हम लोग कंस्ट्रक्टर के बारे में बात कर रहे थे और पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर पे। कंस्ट्रक्टर का एक और टाइप होता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के साथ प्रॉब्लम क्या है कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो होता है वो कॉमन होता है फॉर ऑल द ऑब्जेक्ट्स। तो उसमें प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनेगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर अगर आपने कोई भी मेंबर को इनिशियलाइज किया है किसी कांस्टेंट वैल्यू के साथ में, तो उससे होगा क्या कि जब भी ऑब्जेक्ट बनेगा हर ऑब्जेक्ट के मेंबर्स के अंदर सेम वैल्यू जाएगा। जैसे अगर एग्जांपल देखोगे तो पिछला जो प्रोग्राम हम लोग बनाए थे पिछले वीडियो के अंदर, तो उसमें क्या था अगर ध्यान से देखोगे तो हम लोग देखते हैं वापस से ओपन करके। उसमें यह था कि अभी हम लोग एक्स और वाई में क्या करें 10 20 डाल रहे हैं। तुम एक ऑब्जेक्ट बनाओ, दो ऑब्जेक्ट बनाओ, चार ऑब्जेक्ट बनाओ, सबके लिए तो कॉमन कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। जब कॉल होगा तो यहाँ पे 10 20 डाला हुआ है तो सब में तो 10 20 चला जाएगा। तो वहां पे तुम यूजर को फ्लेक्सिबिलिटी देना चाहते हो कि नहीं, यूजर जब ऑब्जेक्ट बना रहा है तो वो क्या करे, वो खुद से वैल्यू डिसाइड करे कि एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए और वाई का वैल्यू क्या होना चाहिए। और ऑब्जेक्ट बनाते समय वो कोई वैल्यू पास करे और उसी वैल्यू से हमारा एक्स और वाई या जो भी मेंबर है वो इनिशियलाइज हो। जैसे अभी अगर हम लोग चाहते हैं कि नहीं, पहला जो ऑब्जेक्ट बन रहा है पहले ऑब्जेक्ट का एक्स में जाए 30 और वाई में जाए 50, ये कैसे होगा? तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि अगर किसी भी कंस्ट्रक्टर में अगर आपको वैल्यू पास करना होता तो आपको यहां से पास करना होता है, इस जगह से। यहां पे आप पास करिए 30 और यहां पास कर दीजिए 50। दूसरा ऑब्जेक्ट में हम लोग चाहते हैं कि नहीं 100 और 50 जाना चाहिए तो 150, लेकिन सिर्फ यहां पे दे देने से काम नहीं होगा। अब हम लोगों को कंस्ट्रक्टर के अंदर भी पैरामीटर बनाना होगा क्योंकि यहां से जो वैल्यू जाएगा उसको कोई ना कोई तो रिसीव करेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है कि आपको कंस्ट्रक्टर विद पैरामीटर बनाना पड़ता है। तो इससे आपको यह फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाता है कि ऑब्जेक्ट बनाते समय आप यहां से पैरामीटर पास कर सकते हैं, वैल्यूज पास कर सकते हैं और वो वैल्यू जाके उसी यहां पे कंस्ट्रक्टर के अंदर स्टोर होगा और फिर वो कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, उसी वैल्यू से आपके मेंबर को इनिशियलाइज करेगा। तो इसके लिए करना क्या होगा कि नीचे से अगर हम दो इंटीजर वैल्यू पास करना चाहते हैं तो यहां पे आपको उसको रिसीव करने के लिए दो वेरिएबल का जरूरत पड़ेगा। जैसे फंक्शन विद पैरामीटर होता है सेम। अब क्या होगा कि यहां से जो वैल्यू हम लोग 30, जब पहला ऑब्जेक्ट बनेगा D1 तो यहां से 30 50 जाएगा, ये 30 जाके कॉपी होगा num1 में num2 में। अब हम चाहते हैं कि num1 का वैल्यू कहां चला जाए, x में चला जाए क्योंकि पहला वैल्यू पहले वाला में जाना चाहिए। तो यहां num1 दे दिए और दूसरा वैल्यू कहां चला जाए num2 में चला जाए, तो यहां पे क्या दे दिए num2 दे दिए। चलो इसको सेव एज करते हैं पहले constdemo3.cs। तो अब क्या होगा कि पहला ऑब्जेक्ट जब बनेगा तो 30 जाके कॉपी होगा num1 में, 50 जाके कॉपी होगा num2 में, फिर वो num1 से कहां चला जाएगा x में, num2 से कहां चला जाएगा y में। तो पहला D1 में वो चला गया। जब दूसरा ऑब्जेक्ट बनेगा तो यहां से 100 और 50 जाएगा, num1 num2 में कॉपी होगा तो उसका xy तुम्हारा जो D2 है उसके xy में क्या जाएगा 100 और 50। तो चलो देखते हैं कि ये काम भी कर रहा है कि सिर्फ हम लोग ऐसी बात कर रहे हैं। डी प्रोग्राम सी शार्प CSC constdemo3.cs कंपाइल कर लिए और यहां देते हैं constdemo3। देखो पहले वाला D1 में क्या है 30 50, दूसरे में क्या है 150। ये यहां पे किसी भी टाइप का वेरिएबल पास कर सकते हैं और जो चाहे उससे हम लोग इनिशियलाइज कर सकते हैं। एक और देखते हैं नॉर्मल रियल लाइफ जैसा कुछ प्रोग्राम बना लेते हैं। constdemo4 कर देते हैं इसको। यहां पे क्लास बनाते हैं स्टूडेंट के नेम से, यहां पे बनाते हैं int roll, स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग एफ नेम और int age, चार वेरिएबल बनाए। तो अब यहां पे तुमको क्या करना होगा, एक कंस्ट्रक्टर बनाना, तो कंस्ट्रक्टर का नाम तो वही होगा जो क्लास का है, स्टूडेंट दे दिए। अब तुम इसमें कंस्ट्रक्टर विद पैरामीटर बनाना चाहते हो तो यहां पे बनाते हैं हम लोग क्या int r स्ट्रिंग एन। अभी तुम देखते हो कि तुम्हारा मेंबर का नाम और यहाँ नाम अलग कर रहे हो, उसके पीछे कुछ रीजन है, उसको आगे के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी फिलहाल थोड़ी देर के लिए इसको अलग रखना है। सेम नेम नहीं, नेम रखने से थोड़ा दिक्कत हो जाता है कभी कभी। int a क्यों दिक्कत होता है और उसका सॉल्यूशन क्या वो भी बताएंगे। अभी ऐसा नहीं कि दिक्कत होता है तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं, सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन आगे बताएंगे।
जब वो टॉपिक शुरू करेंगे हम लोग। यहाँ रोल में किसका वैल्यू जाएगा, आर का, नेम में किसका वैल्यू जाएगा, एन का, एफ नेम में किसका वैल्यू जाएगा, एफ का, और एज में किसका वैल्यू जाएगा, ए का। यहाँ प्रिंट भी करा लेते हैं। रोल का वैल्यू प्रिंट होगा, नेम का वैल्यू प्रिंट होगा। उसके बाद है हमारे पास एफ नेम और एज। फादर्स नेम, एफ नेम, और यहां पे हो जाएगा एज। अब यहां पे ऑब्जेक्ट किसका बनाना होगा, ऑब्जेक्ट बनाना होगा हम लोग को स्टूडेंट क्लास का। तो स्टूडेंट का S1 इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट, और दूसरा बनाना चाहते हैं स्टूडेंट का S2 इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट। अच्छा, इतना करके देखते हैं क्या होता है। अगर ऑब्जेक्ट बना रहे हैं हम लोग और उसमें पैरामीटर पास नहीं किए, ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है कि अगर आप कंस्ट्रक्टर विद पैरामीटर बनाए हैं और कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर पास नहीं कर रहा ऑब्जेक्ट बनाते समय, तब क्या होगा, चलो देखते हैं। कंपाइल करते हैं पहले। देखो एरर आ गया। क्या एरर आ रहा है, देयर आर नो आर्गुमेंट गिवन दैट कॉरस्पॉन्ड टू द रिक्वायर्ड पैरामीटर आर। बोल रहा है कि भैया जो पहला आर है उसी के लिए वैल्यू नहीं मिल रहा, तो दूसरा को तो चेक ही नहीं कर रहा। मतलब अगर आप नॉर्मल कोई पैरामीटर बनाए हैं, ठीक है, तो ये पैरामीटर अगर हम यहाँ पास की बनाए हैं तो उसके लिए वैल्यू आपको पास करना पड़ेगा। तो पहला मान लो हम लोग पास कर देते हैं 1, दूसरा नेम है अमित कुमार, तीसरा सुमन कुमार फादर्स नेम, और एज 21। पहले हम पास कर दिए, दूसरे में भी करते हैं। रोल नंबर 2 आकांक्षा कुमारी, दीपक कुमार, और उसका एज 22। अब देखते हैं कंपाइल करके। जब पैरामीटर पास किया तो हो गया, लेकिन अभी रन करेंगे तो रन नहीं करेगा क्योंकि हम लोग फंक्शन को कॉल नहीं किए। S1 डॉट डिस्प्ले और S2 डॉट डिस्प्ले। चलो देखते हैं रन करा क्या। कंपाइल हो गया। कॉन्स डेमो 4, देखो फर्स्ट वाले में 1 अमित और सुमन कुमार 21, दूसरे वाले में 2 आकांक्षा कुमारी, दीपक कुमार और एज। तो अब हमारे पास क्या, ऑब्जेक्ट बनाते समय यूजर डिसाइड कर रहा है कि मेरा जो मेंबर इनिशियलाइज होगा वो किस वैल्यू से होगा। तो पहला तो ये हो गया। अभी हम थोड़ा देर पहले बोले कि यहाँ पे आपको नाम अलग रखना है। आप चाहे तो यहाँ रोल रख सकते हैं। फिलहाल अभी अगर हम लोग देखते हैं, यहाँ रोल रख दिए, नेम रख दिए, यहाँ पे एफ नेम रख दिए, सेम नेम भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं रख सकते हैं, बोले फिलहाल अभी रखना है। और यहाँ पे डाल दो रोल इक्वल्स टू रोल, नेम इक्वल्स टू नेम, एफ नेम इक्वल्स टू एफ नेम। सेम नेम भी रख सकते हैं, लेकिन चलो कंपाइल करके देखते हैं एक बार, कोई एरर तो नहीं आता है। यहाँ एरर नहीं आया है लेकिन वार्निंग आ गया, देखो। और ठीक है, वार्निंग को हम बोले कि इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन आउटपुट देखते हैं क्या होता है। आउटपुट अब हम लोग करते हैं, देखो रोल 0 एफ नेम। हम बोले थे ना कि लिख सकते हैं, हम उस समय बोले थे लिखना नहीं है क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। प्रॉब्लम देखो क्या हो सकता है, प्रॉब्लम यहां पे होता है स्कोप का। रोल नंबर क्लास स्कोप में भी है और ये हो गया तुम्हारा लोकल स्कोप। तो अगर यहाँ रोल इक्वल्स टू रोल डाला गया तो ये कंफ्यूज हो गया कि ये वाला रोल किसको माने, इसको माने कि इसको माने, और ये वाला रोल किसको माने, इसको माने या इसको माने। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन जनरली रूल ये कहता है कि आपको यहाँ पे जिस नाम से मेंबर है कंस्ट्रक्टर में भी उसी नाम से बनाना चाहिए। लेकिन बना तो दिए, हम मना किए थे थोड़ा देर पहले, मना किए थे कि नहीं करना है, अभी आपको कुछ दूसरा नाम देना है, लेकिन करना चाहिए। लेकिन अब कर दिए तो प्रॉब्लम तो यहाँ खड़ा हो गया, ये तो समझ ही नहीं पा रहा है। तो वो कर क्या रहा है कि इसको ये मान ले रहा है और इसको ये मान रहा है, तो उल्टा मान ले रहा है। इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन है, अभी हम डिस्ट्रक्टर पे आएंगे। यहां पे एक छोटा सा टॉपिक है, वो है दिस कीवर्ड। द दिस कीवर्ड इन C# इज रेफरेंस वेरिएबल दैट रेफर्स टू द करंट ऑब्जेक्ट और इंस्टेंस ऑफ द क्लास। होता क्या है कि जब भी आप कोई फंक्शन कॉल कराते हैं, जब भी कोई आप कंस्ट्रक्टर कॉल कराते हैं, तो जो सबसे पहला फंक्शन जाता है, पैरामीटर जाता है, वो दिस जाता है। वो आपको दिखता नहीं है, बट यहां पे दिस चला जाता है। यहां पे भी दिस गया होगा। अब ये दिस क्या है हम बता रहे हैं।
तो अपने आप एक ऑब्जेक्ट पास होता है जो दिस होता है। दिस हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है? करेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को, मतलब ये फंक्शन या ये कंस्ट्रक्टर जिस ऑब्जेक्ट के साथ कॉल हुआ है। जैसे ये वाला कंस्ट्रक्टर जो पहली बार कॉल हुआ होगा वो S1 के लिए कॉल किया हो, S1 के लिए कॉल हुआ होगा, तो दिस के पास क्या होगा? S1 का एड्रेस रहता है कि S1 का मेमोरी का एड्रेस क्या है। यहां पे दिस तो S2 का मेमोरी का एड्रेस क्या है, यहां पे दिए तो यहां पे S1 का जो जहां बना उसका मेमोरी एड्रेस क्या है, और S2 जहां पे मेमोरी एड्रेस क्या है। तो ये दिस अपने आप पास होता है जो आपको दिखता नहीं है। अब दिस के पास क्या होता है? करेंट क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस होता है। तो अभी ये जो कंफ्यूजन हो रहा है वो यहां पर हम लोग क्या दे देंगे? यहां पर अगर हम लोग देते हैं दिस डॉट, तो इससे ये क्या समझ में आ गया कि जो दिस पास हुआ तो दिस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? S1 को। ये समझ जाएगा कि हमको इधर किसका दिया गया है? S1 वाला, मतलब क्लास वाला दिया गया है। दिस डॉट नेम, दिस डॉट एफ नेम, दिस डॉट एच। तो अब प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। प्रॉब्लम क्या था भाई? कि अभी जब यहां से हम लोग पास कर रहे थे वैल्यू, यहां स्टोर हो रहा था। अब जब यहां रोल इक्वल्स टू रोल लिखा हुआ था तो इसको समझ ही में नहीं आ रहा था कि मेरा कौन सा रोल है, ये वाला रोल यहां है कि ये वाला रोल यहां है। लेकिन अब ये कंफ्यूजन दूर कर दिए। दिस किसको रिप्रेजेंट करता है? दिस रिप्रेजेंट करता है आपका करेंट क्लास का ऑब्जेक्ट। करेंट क्लास का ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया? कि ये कंस्ट्रक्टर किस ऑब्जेक्ट के लिए कॉल हुआ है। तो अगर मान लो कि पहला ऑब्जेक्ट बन रहा उस समय कॉल हुआ है तो ये S1 के लिए कॉल हुआ है। तो S1 का जो रोल नेम एफ नेम एच ऑब्जेक्ट वाला को ये मानेगा और इसको लोकल मान लेगा। दोबारा जब कॉल कराया गया तो इसको S2 के लिए कॉल हुआ है तो ये मान लेगा कि ये सब जो S2 वाला है और ये लोकल वाला है। जब हम लोग S1 डॉट डिस्प्ले करते हैं, देखो तो डिस्प्ले कर रहे हैं S1 डॉट डिस्प्ले करते तो S1 का ही रोल नेम प्रिंट होगा, S2 वाला S2 अपना करेगा। वो अपना कैसे करता है? तो ये एसोसिएशन कैसे होता है कि भाई हम S1 के साथ डिस्प्ले कॉल कर रहे हैं तो S1 का ही रोल प्रिंट होता है, नेम होता है, S2 वाला नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहां से दिस पास हो जाता है और यहां पे जब हम लोग लिखा हुआ रोल नेम तो अपने आप दिस डॉट नेम दिस डॉट ये अपने आप ये सारा कंपाइलर कर देता है सारा एसोसिएशन। तो उससे क्या होगा कि S1 वाला ही कॉल होगा क्योंकि यहां से S1 का एड्रेस गया हुआ है, और ये जब कॉल होता है तो S2 वाला एड्रेस गया होता है। यहां पे सिंपल लिखा हुआ क्या है? दिस कीवर्ड इन C शार्प इज रेफरेंस वेरिएबल, एक तरह का रेफरेंस वेरिएबल था, दैट इज रेफर टू द करंट ऑब्जेक्ट और इंस्टेंस ऑफ द क्लास। जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू कोई कंस्ट्रक्टर या जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू कोई फंक्शन कॉल हुआ है उस ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है उस कंस्ट्रक्टर या उस फंक्शन के अंदर। इट इज यूज्ड विद इन एन इंस्टेंस मेथड और कंस्ट्रक्टर। इसको जनरली हम लोग कहां यूज कर सकते हैं? या तो कोई इंस्टेंस मेथड मतलब नॉर्मल मेथड जो होता है, नॉन स्टैटिक मेथड होता है, वहां यूज कर सकते हैं, या कंस्ट्रक्टर के अंदर यूज कर सकते हैं। किस लिए? तो एक्सेस मेंबर ऑफ द करंट ऑब्जेक्ट, तो करंट ऑब्जेक्ट के मेंबर को एक्सेस करने के लिए, बताने के लिए। जैसे यहां पे दिस लिखे ना, यहां पे भी तुम नहीं भी लिखोगे तो अपने आप आ जाता। तुम चाहो तो यहां पे भी दिस लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर अपने आप जहां रिकॉग्नाइज हो जा रहा है, जहां कोई कंफ्यूजन नहीं है, वहां हम लोग नहीं देते हैं। लेकिन जहां पे कंफ्यूजन वाला मामला आता है वहां पे हम लोग दिस कीवर्ड दे देते हैं। तो कंस्ट्रक्टर में या फंक्शन में बहुत जगह आपको दिस लिखा हुआ दिखेगा। कि दिस कीवर्ड का भी कॉन्सेप्ट हम इसमें छोटा सा था वो क्लियर कर देते हैं। अब देखते हैं कि एक वार्निंग आता है कि नहीं, नंबर 1। और दूसरा, वार्निंग तो नहीं आया, वैल्यू आता है कि नहीं। अब देखो कंफ्यूजन दूर हो गया, काम खत्म हो गया। तो यहां पे क्या है कि अगर जिस नाम से तुम्हारा यहां पे क्या है क्लास स्कोप में वेरिएबल है, अगर पैरामीटर भी उसी नाम से बना रहे हैं तो ये जो कंफ्यूजन है कि कौन दोनों में रोल इक्वल्स टू रोल दे रहे हैं, तो वहां पे कंफ्यूजन हो जा रहा है कि कौन रोल लोकल वाला है कौन क्लास वाला है। तो उसको दूर करने के लिए यहां पे हम लोग दिस कीवर्ड का यूज करते हैं। दिस कीवर्ड क्या होता है? करंट क्लास के ऑब्जेक्ट को रेफर करता है, क्योंकि दिस के पास क्या रहता है? जिस ऑब्जेक्ट के लिए, जिस फंक्शन के लिए या मेथड के लिए जिस मेथड के अंदर ये इसको लिखा जा रहा है, तो वो जिस ऑब्जेक्ट के लिए वो कॉल हुआ है कंस्ट्रक्टर या मेथड, उस ऑब्जेक्ट को यहां रेफर करता है। तो कंफ्यूजन हमारा दूर हो जाता है और काम हो जाता है। तो इसमें हम लोग दो चीज देखे, एक कंस्ट्रक्टर विद पैरामीटर कैसे बनाते हैं, और दूसरा कि तुम्हारा दिस कीवर्ड क्या होता है। तीसरा टॉपिक कंस्ट्रक्टर में होता है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। एक्चुअली आगे जाके हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म में ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन अभी हम क्योंकि कंस्ट्रक्टर पढ़ा रहे हैं तो हम कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट साथ ही साथ खत्म कर दे रहे हैं। तो कंस्ट्रक्टर में क्या है, ये कंस्ट्रक्टर का लास्ट टॉपिक है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। अब अगर आप कंस्ट्रक्टर बनाते समय यहां पे तुम क्या कर दिए, ये कंस्ट्रक्टर बनाते समय अगर यहां पे तुम पैरामीटर पास कर दिए, तो अब जब भी ऑब्जेक्ट बनाओगे तो ये कंपलसरी कि तुमको वहां पे वैल्यू पास करना ही करना, और 4 वैल्यू पास करना। अगर तुम 3 भी करोगे ना, देखो एरर आ जाएगा। अभी हम 3 किए, 3 किए तो एरर आ जाएगा। देखो आ गया ना, बोल रहा है एज के लिए नहीं मिल रहा, 3 का मिल गया, एज का मिल नहीं रहा। तो अगर आप कभी भी कोई कंस्ट्रक्टर विद पैरामीटर बनाते हैं तो वहां पे प्रॉब्लम क्या आता है? वहां पे प्रॉब्लम ये आता है कि जितना पैरामीटर कंस्ट्रक्टर में पास किया गया है, बनाया गया है, उतना पैरामीटर आपको ऑब्जेक्ट बनाते समय देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप यूजर को फ्लेक्सिबिलिटी देना चाहते हैं कि मन है तो मत दो,
मन है तो 2, मन है तो 1 2, मन है तो 2 2, मन है तो तीनों 2, मन है तो चारों 2। तो अगर ऐसा फ्लेक्सिबिलिटी देना चाहते हैं तो फिर आपको कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड करना पड़ता है। ओवरलोड का मतलब क्या होता है कि एक प्रोग्राम के अंदर एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर बनाया जाता है विथ डिफरेंट पैरामीटर्स, तो उसको क्या बोला जाता है? कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग बोला जाता है। इसे हम चाहते हैं कि ऐसा, हम अभी 2 ऑप्शन देना चाहते हैं, वो ऑप्शन कितना होगा वो आप पे डिपेंड करता है। हम लोग 2 ऑप्शन देना चाहते हैं। एक ऑप्शन देना चाहते हैं कि भाई अच्छा इसके लिए एक अलग प्रोग्राम बना देते हैं क्योंकि ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा। यूजिंग सिस्टम पब्लिक क्लास डेमो। अब इसमें लोग एक्स वाई 2 बनाते हैं, आईएनटी एक्स आईएनटी वाई। अब अगर हम लोग पहला कंस्ट्रक्टर बनाते हैं पब्लिक डेमो विदाउट नो पैरामीटर, बिना पैरामीटर का, और एक्स इक्वल्स टू यहाँ पे 0 डाल दिए, अभी 0 ही डाल देते हैं, वाई इक्वल्स टू 0 डाल दिए, तो ये हो गया मेरा कंस्ट्रक्टर विथ नो पैरामीटर, मतलब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो गया। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जब भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो आप पैरामीटर पास आप कर नहीं सकते हैं, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि नहीं, हम 2 तरह का बनाए, मन है तो पैरामीटर पास करिए, मन है तो पैरामीटर मत पास करिए। यहां दे दिए एक्स और यहां दे दिए वाई, और यहां पे दे दिए दिस डॉट एक्स इक्वल्स टू एक्स, दिस डॉट वाई इक्वल्स टू वाई। तो अब इसी को बोलते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, जहां पे एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर बना विथ डिफरेंट पैरामीटर। इसमें नंबर ऑफ पैरामीटर 0 है, इसमें नंबर ऑफ पैरामीटर 2 है। तो एक्चुअली इसको पैरामीटर या फिर कंस्ट्रक्टर या फंक्शन मेथड सिग्नेचर बोलते हैं, या इसको सिग्नेचर ऑफ कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। सिग्नेचर में 3 चीज आता है, नंबर ऑफ पैरामीटर, टाइप ऑफ पैरामीटर, सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर। मतलब ये कंस्ट्रक्टर और ये कंस्ट्रक्टर अलग हो सकता है, कब? दोनों का नाम तो सेम है, लेकिन इसमें क्या, या तो नंबर ऑफ पैरामीटर अलग होना चाहिए, या टाइप ऑफ पैरामीटर। मान लो कि यहाँ पे 2 पैरामीटर है, कैरेक्टर कैरेक्टर, यहाँ आईएनटी आईएनटी, तो टाइप ऑफ पैरामीटर अलग हो सकता है या सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर हो सकता है। लेकिन इस पे हम लोग डिटेल में बात करेंगे जब हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म का चैप्टर पढ़ेंगे तब। फिलहाल अभी ये ध्यान रखो कि अलग अलग पैरामीटर जब कंस्ट्रक्टर बना देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग बोलते हैं। अब यहाँ पर हम एक फंक्शन बनाते हैं पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, यहाँ पे दोनों वैल्यू को प्रिंट करते हैं। अब देखो पहला मना है डेमो का D1, और यहां कोई पैरामीटर पास नहीं किया, तो इसके लिए कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग में क्या होता है कि अगर बिना पैरामीटर वाला है तो उसके लिए ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाए, तो उसका एक्स वाई में क्या चलाएगा? 0 0। दूसरा देते हैं डेमो का D2 इक्वल्स टू न्यू डेमो। एक्चुअली ये चीज हमको अभी बताना नहीं चाहिए था, लेकिन हम बता दिए। इसको हम फिर दोबारा डिटेल में बताएंगे जब हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ेंगे तब। फिलहाल अभी मोटा मोटी समझ लो, यहां से पास कर दिए 10 और यहां से पास कर दिए 20। तो दूसरा जो ऑब्जेक्ट बनेगा उसके लिए भी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, लेकिन यहां पे क्या बताएगा कि 2 इंटीजर वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, तो उसमें ये कॉल हो जाएगा, तो उसका एक्स वाई में क्या चला जाएगा? 10 20 चला जाएगा। तो चलो एक बार चेक करके देखते हैं, D1 डॉट डिस्प्ले कर देते हैं और D2 डॉट डिस्प्ले कर देते हैं। कॉन्स डेमो 5 डॉट CS। अरे यार, ये मेरा पीछा छोड़ता नहीं है। जावा, दिन भर में भी 3 बैच चल रहा मेरा ऑफलाइन में जावा का। स्टेक DISP। पहला वाला ऑब्जेक्ट में क्या है? 0 0, और दूसरे वाला में क्या गया? दूसरे वाले में गया 10 और 20। यही होता है तुम्हारा कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। अब इसमें एक ऐसा भी तो हो सकता है, एक में हम एक भी पैरामीटर नहीं दिए, एक में 2 दिया। हम एक बनाना चाहते हैं जिसमें हमको मन करेगा हम एक ही वैल्यू पास करेंगे, पब्लिक डेमो आईएनटी एक्स। हम चाहते हैं सिर्फ एक्स के लिए पास करेंगे, वाई के लिए नहीं पास करेंगे, और एक्स में वही चला जाएगा जो पास किया गया है। जैसे मान लो कि यहां दे दिए एक्स, और वाई में 0, अगर वाई के लिए नहीं पास किया तो वाई में 0 चला जाएगा। तो एक में क्या हो गया
अगर कोई पैरामीटर नहीं पास करेंगे तो दोनों में 0 चला जाएगा। अगर एक ही वैल्यू आप ऑब्जेक्ट बनाते समय पास करते तो वो x में जाएगा, और दोनों देते तो x और y में चला जाएगा। तो अब फ्लेक्सिबिलिटी देखो कितना यूजर को हो गया, तो मन हो रहा है तो एक वैल्यू पास कर रहा है, मन हो रहा तो 2 वैल्यू पास कर रहा है, या मन हो रहा तो कुछ भी नहीं पास कर रहा है। हम 3 ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, देखो तीनों में हम अलग अलग कॉल करते हैं। यहां पे देते हैं 20 या 50, कुछ अलग वैल्यू देते हैं ताकि समझ में आए। देखो पहले वाले के लिए कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ये किसके साथ मैच कर रहा है, वो इसके साथ मैच कर रहा है। दूसरे वाला किसके साथ मैच कर रहा है, इसके साथ मैच कर रहा है, तो इसमें ये कॉल हो जाएगा। और तीसरा वाला किसके साथ मैच कर रहा है, एक पैरामीटर, वो इसके साथ मैच कर रहा है। तो देखो तीनों में, तीनों का तीसरा का भी डिस्प्ले कॉल कराते हैं। तो पहले वाला में क्या आएगा 0 0, दूसरे वाला में क्या आएगा 10 20, तीसरे वाला में क्या आएगा 50 और 0, क्योंकि 50 तो हम लोग पास किए, वो x का x में चला गया, और y में क्या जा रहा है, फिक्स वैल्यू जा रहा है, 0 जा रहा है। देख लो एक बार, 50 और 0। इस तरह से कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी हम लोग कर सकते हैं। तो दिस कीवर्ड भी देख लिए, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी देख लिए। अब बच गया डिस्ट्रक्टर, तो एकदम छोटा सा टॉपिक है जो अगले वीडियो में बता देंगे। तो कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल फंक्शन होता है जिसका यूज करके जनरली हम लोग क्या करते हैं, मेंबर्स को इनिशियलाइज करते हैं। लेकिन हम फिर से बता देते हैं कि कंस्ट्रक्टर का आगे जाके यूज तुम्हारा डिपेंडेंसी इंजेक्शन में होगा, प्लस ऐसा कोई भी काम जो ऑब्जेक्ट बनते के साथ या प्रोग्राम चालू होते के साथ आप करना चाहते हैं तो वहां पे उसका यूज कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टर दो तरह का होता है, कंस्ट्रक्टर होता है एक डिफॉल्ट, एक पैरामीटराइज। डिफॉल्ट जो कि कोई पैरामीटर लेता है, और पैरामीटराइज जिसमें पैरामीटर लेता है। और आप चाहे तो मल्टीपल कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं विद डिफरेंट पैरामीटर। उस चीज प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग बोलते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वहां देखते हैं कि और कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर से रिलेटेड क्या क्या टॉपिक हो सकता है, उसको भी हम कवर करने का कोशिश करेंगे। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।